Men must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको एमिलिया ईयरहार्ट के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। वो एक अमेरिकन एविएशन पायोनियर और ऑथर थी और साथ ही वो अटलांटिक महासागर के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला एविएटर थी। एमिलिया मैरी ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1897 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। उनके पिता सैमुअल एडविन स्टैंटन ईयरहार्ट जो रेल रोड लॉयर थे और माता एमिलिया एमी। उनकी एक छोटी बहन थी ग्रेस म्यूरियल ईयरहार्ट। उन्होंने बचपन में घर पर ही पढ़ाई की और 12 साल की उम्र में पहली बार पब्लिक स्कूल गई। एमिलिया एक साहसी और इंडिपेंडेंट नेचर की थी। सन 1916 में उन्होंने हाइड पार्क हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही उन्होंने सफल महिलाओं के चित्र अपने स्क्रैप बुक में जमा कर रखे थे। वो भविष्य में खुद एक सफल महिला बनने की आकांक्षा रखती थी। एमिलिया जब अपनी बहन से मिलने कनाडा गई तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान घायल सैनिकों को देखकर उन्होंने नर्स बनने का विचार किया और सन 1918 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सन 1918 में जब स्पेनिश फ्लू तेजी से बढ़ने लगा, उसी समय एमिलिया हॉस्पिटल में काम करती थी और उन्हें निमोनिया हो गया। उनको ठीक होने में काफी समय लग गया। सही होकर वो अपनी बहन के घर चली गई। युद्ध के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन 1920 में जब उनके माँ बाप ने उन्हें जोर देकर कैलिफोर्निया बुलाया तो उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सन 1920 में उन्होंने पहली हवाई जहाज की सवारी पर गई, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें उड़ान सीखने के लिए प्रेरित किया। सन 1921 में उन्होंने खिना एयर स्टार से अपना पहला प्लेन खरीदा और 6 महीने बाद उन्होंने एक पुराना चमकीला पीला प्लेन भी खरीदा। 22 अक्टूबर 1922 को एमिलिया ईयरहार्ट ने एयरस्टार को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया, जिससे महिला पायलट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 15 मई 1923 को वो 16वीं महिला बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पायलट लाइसेंस पाने वाली। कुछ सालों बाद बहुत लोगों की ये आकांक्षा थी कि एक महिला पायलट भी अटलांटिक महासागर को पार करे। अटलांटिक महासागर के पार उड़ान भरने वाले पहले पुरुष चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग, जिन्होंने सन 1927 में अकेले बिना रुके उड़ान भरी थी। सन 1928 में एमिलिया को उड़ान के लिए चुना गया, पायलट के साथ देने के लिए, जिसमें विल्मर पायलट थे और लुइस गॉर्डन को पायलट थे। उनकी टीम ने न्यू फाउंडलैंड से 17 जून 1928 को 20 घंटे 40 मिनट की उड़ान भरी। 18 जून को एमिलिया ईयरहार्ट एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गई। उसके बाद 7 फरवरी 1931 को एमिलिया ने जॉर्ज, जो एक अमेरिकन प्रकाशक, लेखक और एक्सप्लोरर थे, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्होंने अपना करियर जारी रखा और उसी वर्ष 18,415 फीट की ऊंचाई पर भी उन्होंने उड़ान भरी। उन्होंने महिलाओं को भी बहुत प्रेरणा दी। इसके लिए सन 1929 में उन्होंने महिला पायलट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसे हम 99s के नाम से जानते हैं। सन 1935 में एमिलिया ने हवाई से कैलिफोर्निया की पहली अकेली उड़ान भरकर एक इतिहास रच दिया, जिसमें 2408 मील लंबा एक खतरनाक रास्ता था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूरोप की तुलना में अधिक दूरी पर था। 11 जनवरी को होनोलुलु से वो रवाना हुई और अगले दिन 17 घंटे 7 मिनट बाद वो ऑकलैंड में उतरी। उस वर्ष बाद में वह लॉस एंजल्स से मेक्सिको सिटी के लिए अकेली उड़ान भरने वाली पहली व्यक्ति बनी। सन
1937 में उन्होंने एक ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा में अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ दुनिया भर में उड़ान भरने के लिए निकल पड़े। 1 जून को दोनों ने मियामी से प्रस्थान करते हुए पूर्व की ओर 29,000 मील की दूरी तय की। बाद में रास्ते में उन्होंने 29 जून को न्यू गिनी पहुंचने से पहले विभिन्न बार ईंधन भराने के लिए रुके। उस समय एमिलिया और फ्रेड ने लगभग 22,000 मील की यात्रा कर ली थी। 2 जुलाई को उन्होंने एक आइलैंड के लिए उड़ान भरी। जिस आइलैंड से उन्होंने उड़ान भरी वो 2600 मील की दूरी पे था। उड़ान कठिन होने की उम्मीद थी, खासकर जब से छोटे कोरल अटोल का पता लगाना मुश्किल था। नेविगेशन में मदद के लिए 2 यूएस शिप्स को तैनात किया गया था। वो यूएस कोस्ट गार्ड्स कटर के अंतर्राष्ट्रीय रेडियो संपर्क में थे। एमिलिया ने रेडियो पे बताया कि उनके प्लेन में ईंधन कम हो रहा है और लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि वो उत्तर दक्षिण की ओर रवाना हो रहे हैं। यह उनका अंतिम प्रसारण था रेडियो पे, जो इटास्का को प्राप्त हुआ। बहुत कोशिश की विमान के ढूंढने की, लेकिन ना तो विमान मिला, ना एमिलिया या फ्रेड। जुलाई 1937 को उन्हें समुद्र में खो जाने की घोषणा की गई थी और 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने पति को पत्र और डायरी एंट्रीज और विभिन्न सामग्रियां भेजी, जो द लास्ट फ्लाइट में प्रकाशित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।